मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं इस क्लास को, और इस क्लास में अध्याय 9 पर विविध प्रश्नावली के आगे के प्रश्नों को हल करवाएंगे। और पिछली 3 क्लास में प्रश्न 1 से 14 तक कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किए हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। और इस क्लास में अध्याय 9 पर विविध प्रश्नावली के आगे के प्रश्नों को हल करवाएंगे। तो अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें अपने फ्रेंड सर्किल में। तो इंतजार खत्म हुआ, उड़ाते हैं 1 बाय 1 प्रश्नों का गर्दा। तो जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। पेपर में नहीं बवाल होगा, उड़ाते हैं प्रश्नों का गर्दा। तो प्रश्न 15 यहाँ पे देख लो। यहाँ पे बताया गया है किसी गांव की जनसंख्या की वृद्धि की दर किसी भी समय उस गांव के निवासियों की संख्या के समानुपाती है। आगे लिखा है यदि सन 1999 में गांव की जनसंख्या 20,000 थी और सन 2004 में 25,000 थी, तो ज्ञात कीजिए कि सन 2009 में गांव की जनसंख्या क्या होगी। तो हमसे क्या मांगा गया है? सन 2009 में गांव की जनसंख्या हमसे मांगी गई है। पहले आपको 4G ट्रिक से आंसर शीट निकलवाएंगे, उसके बाद बेसिक से हल करवा देंगे। अगर यहां पर देखा जाए सन 1999 में गांव की जनसंख्या कितनी थी? 20,000 थी। और सन 2004 में गांव की जनसंख्या कितनी हो गई? 25,000। 1999 में अगर हम 5 वर्ष जोड़ दें तो हमको सन कितनी मिल जाएगी? 2004 मिल जाएगी। तो समय में वृद्धि हो रही है, समय में वृद्धि हो रही है 5 वर्ष की। और जनसंख्या में कितनी वृद्धि हो रही है? 5,000 की। 20,000 में अगर हम 5,000 जोड़ेंगे तो गांव की जनसंख्या हमको 25,000 मिल जाएगी सन 2004 में। और हमसे क्या मांगा गया? यहाँ पे सन 2009 में गांव की जनसंख्या हमसे मांगी गई है। अगर हम आपसे ये बात करें सन 1999 और सन 2009 में वर्ष का कितने का अंतर है? आप बोलोगे 10 वर्ष का अंतर है। जब 5 वर्ष का अंतर था, जब 5 वर्ष का अंतर था, 20,000 में आपने 5,000 जोड़ा था। और यहां पर सन 1999 और सन 2009 में 10 वर्ष का अंतर है। तब आपको 20,000 में कितना जोड़ना पड़ेगा? 10,000 जोड़ना पड़ेगा। जब जोड़ेंगे तो हमको कितना मिलेगा? यहाँ पे 30,000 मिलेगा। मीन्स है गांव की जनसंख्या जो निकलेगी सन 2009 में 30,000 के आसपास निकलेगी। 4G ट्रिक से हमने आपको आंसर शीट बता दी है, 30,000 के आसपास ही निकलेगी। ये मेरा आपसे वादा है। बेसिक से हल करवाएंगे और 30,000 के आसपास ही निकलेगी सन 2009 में गांव की जनसंख्या। तो इसको हम रफ करेंगे। अब आपको यहाँ पे डाल लेना है प्रश्न 15 का हल। तो यहाँ पे लिख लो। अगर यहां पर हम बात करते हैं समानुपाती, तो इस प्रकार का प्रश्न आप लोग हल कर चुके हो प्रश्नावली 9.4 में। प्रश्न आप देख लेना 22, प्रश्न 22 जरूर देख लेना है। समानुपाती आपको यहां पर मिलेगा। अब आपको कैसे लिखना है? यहां पर बताया गया है गांव की जनसंख्या की वृद्धि की दर। यहां पे क्या लिखा है? दर। अब बात करेंगे प्रश्नावली 6.1 की। तो दर को हमने आपको बताया अवकल संकारक से आपको लिखना है, एक कोटि और एक घात से। जैसे बात करें कि यक्स में आपको परिवर्तन की दर लिखना है तो आप क्या बताओगे? dx/dt। और y में अगर हम आपसे ये पूछें परिवर्तन की दर, तब आप बताओगे dy/dt। आपने ये सब सीखा है प्रश्नावली 6.1 के बेसिक में सीखा था, ठीक है। तो यहां पर भी आपको बताना है कि गांव की जनसंख्या की वृद्धि की दर किसके समानुपाती है? गांव के निवासियों की संख्या के समानुपाती है। समानुपाती का मतलब है प्रोपोर्शनल टू। इतना आपको समझ में आ गया। अब आपको लिख लेना है प्रश्नावली 6.1 के बेसिक का यहां पर यूज होगा। और जितना हमने पिछली क्लास में पढ़ा चुके हैं, आप लोग रिवीजन करते रहना है। क्योंकि अगर चाहते हो कि गणित में 100 में से 100 आ जाए तो आपको रिवीजन करते ही रहना है जब तक पेपर ना हो जाए गणित का। इतना ध्यान रखना है। तो यहाँ पे कैसे लिखोगे हम आपको बताते हैं। टी के सापेक्ष ये जो हम लिख रहे हैं प्रश्नावली 6.1 के बेसिक से लिख रहे हैं।
तो टी के सापेक्ष यहां पे बताया गया है गांव की जनसंख्या, यही लिख लो, गांव की जनसंख्या, यहां पर आपको यन ले लेना है, जनसंख्या को क्या ले लेना है, यन ले लेना है, और यन में ही हम दर लिखेंगे, ठीक है। तो टी के सापेक्ष गांव की जनसंख्या में परिवर्तन की दर बराबर लिख लो dn अपॉन dt, ठीक है ना। यहां पे आपको दिख भी रहा होगा वृद्धि, वृद्धि का यही मतलब होता है परिवर्तन। तो यहां पर चाहे वृद्धि लिख लो और चाहे परिवर्तन लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, एक भी नंबर नहीं कटेगा। अब आपको प्रश्न में देख लेना है, बोलेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न ने क्या बोला, समानुपाती है गांव के निवासियों की संख्या के। तो कैसे लिखना है हम आपको बताते हैं, dn अपॉन dt प्रोपोर्शनल टू n, ऐसे करके आपको लिखना है। अब इसके बाद अगर हम प्रोपोर्शनल हटा दें तो आपको पता है यहां पर k लिख लेंगे, और यहां पे बता दो जहां k एक नेतांक है, k एक क्या है, नेतांक है। आपको एक कोटि और एक घात का अवकल समीकरण दिख रहा है। अब इसको हल करना है, इसको हल करना है। आपके पास कितनी विधि हैं, 9.4 में, 9.5 में और 9.6 में। आपने विधि 3 कंप्लीट की है। तो पहले हम बात करेंगे प्रश्नावली 9.4 की, चरों को पृथक करने की विधि देखेंगे यहाँ पे यूज होगी या नहीं होगी। अगर नहीं होगी फिर हम प्रश्नावली 9.5 में जो विधि कंप्लीट करवा चुके हैं उसको चेक करेंगे, समघातीय अवकल समीकरण। ये भी अगर यहाँ पे यूज नहीं होगी फिर उसके बाद रैखिक अवकल समीकरण। लेकिन अगर प्रश्नावली 9.4 की बात करेंगे तो आपको चर सेपरेट करना है। कहने का मतलब है यहाँ पे n है, यहाँ पे t है, तो n और t में आपको फलन देखना है बराबर के उस तरफ। तो केवल और केवल n में आपको दिख रहा है, t में नहीं दिख रहा है, वो भी इनटू में दिख रहा है k के। तो n आप dn को दे सकते हो, क्योंकि इनटू में अगर यहां पर k प्लस n होता, k माइनस n होता, तो आप n जो है dn को नहीं दे सकते थे, लेकिन इनटू में तब आप दे सकते हो। जब दे सकते हो तो चरों को पृथक करने की विधि यहां पे यूज होगी और ये आपका समीकरण हल हो जाएगा। ऐसे करके आपको चेक करना है, पेपर में भी आपको मिलेगा एक कोटि और एक घात का अवकल समीकरण। और जैसे यहाँ पर चेक करवा रहे हैं और जो पिछली क्लास में आपको बताए हैं कि कैसे आपको चेक करना है, विधि जो विधि यूज होगी उसी को यूज करना है और अवकल समीकरण हल कर लेना है। और प्रश्नावली 9.4, 9.5 और 9.6 प्रश्न आपने हल किए, व्यापक और विशिष्ट हल ही निकाले। यहाँ पर आपको हल करना जरूर है, चरों को पृथक करने की विधि आप यहाँ पे यूज करोगे, लेकिन पता तो चले कि व्यापक हल ज्ञात करोगे कि विशिष्ट हल। तो यहाँ पर जो सन दी गई है, यहाँ पर और यहाँ पर, तो इसको क्या बोलेंगे, शर्त हमको मिली है। तो शर्त मिली है तो आंसर सीट आपको पता है, विशिष्ट हल में निकालना है। पहले आपको व्यापक हल ही निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही विशिष्ट हल ज्ञात होता है। इतनी जानकारी आपको पिछली कई क्लासों में हो चुकी है। अब यहां पर आपको लिख लेना है, चरों को पृथक करने की विधि। तो यहां पर चर को सेपरेट किया जाएगा, dn को आप n दे दो, दे दिए ना, ठीक है। और आपको पता है जब चरों को पृथक करने की विधि यूज करते हैं प्रश्नों में चाहे उदाहरण में, तो हमेशा नीचे वाले का क्रॉस इनटू होता है। ये आपको फिक्स बता दिया है, क्योंकि जब प्रश्न आप लोग हल कर रहे थे तो वहां पर भी ये बात आपको बताए। तो जो फिक्स है उसको तो आप दिमाग में बसा लो, तभी आते हैं गणित में 100 में से 100 नंबर। तो यहाँ पर क्या आएगा, के डी टी। अब इसके बाद क्या करते हो, चरों को पृथक करने की विधि यूज करने के बाद में
समाकलन करते हो ना, तो समाकलन करो, देरी किस बात की, इतना आप लोग नोट कर लो, इसको हम रफ करेंगे। अब यहां पे लिखना पड़ेगा दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, लिख लो दोनों पक्षों का समाकलन करने पर बराबर के मेरी तरफ आपको सिंबल देना है समाकलन का, और बराबर के उस तरफ आपको सिंबल देना है समाकलन का। ठीक है, अब आपको पता है एक घात में फार्मूला पता है लॉग का होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे d के पास में n है, यहाँ पे n है, तभी लॉग में आप लिख सकते हो। अब यहाँ पे आ जाओ, अचर पद का आपको लिख देना है t, तो कितना मिलेगा kt। अब आपको c जोड़ देना है, क्योंकि समाकलन होने के बाद में आपको c जोड़ना पड़ता है। अब यहाँ पर आपको समीकरण डालना है, क्योंकि आंसर शीट हमें विशिष्ट हल में ज्ञात करना है। ठीक है, अब शर्त को यूज करना है, तो बताया गया है यहाँ पर सन 1999, तो यहाँ पे लिख लो सन 1999 में। तो इस प्रकार के प्रश्न हम हल करवा चुके हैं प्रश्नावली 9-4 में। तो हमने बताया था समय की बात आए तो एक मोटी बात बता देते हैं, जैसे बच्चा पैदा होता है तब समय 0 ही उसका होता है, बाद में टिक टिक 1 टिक टिक 2 टिक टिक 3 स्टार्ट हो जाता है उसका समय। यहाँ पर भी आपको 1999 में समय कितना रहेगा, 0 वर्ष रहेगा। तब ये बताई गई है गांव की जनसंख्या 20,000। तो गांव की जनसंख्या आपने क्या लिया था, यहाँ पे कैपिटल एन, जो स्टार्टिंग में लिखा था ना वही आपको लिखना है। तो यहाँ पे 20,000 आपको लिख देना है। ठीक है, अब इस शर्त को यूज करेंगे और हमको किसका मान मिलेगा, सी का मान मिल जाएगा। और इतना ध्यान रखना है, यहाँ पर कितने स्वयं अचर आपको दिख रहे हैं, एक तो सी दिख रहा है और एक के दिख रहा है। तो एक शर्त से एक का मान ही निकलेगा, चाहे यहाँ से सी का मान निकल आए चाहे के का मान निकल आए, लेकिन एक का ही मान निकलेगा। ये पहले से आपको जानकारी होना चाहिए। तो देखो किसका मान निकलेगा, तो हम टी का मान यहाँ पे रख देंगे 0 और एन का मान यहाँ पे रख देंगे, तो सी का मान निकल आएगा। फिर दूसरी शर्त यूज करेंगे, फिर के का मान निकल आएगा। लास्ट में आपको एन का मान मिलेगा जब आप सन 2009 यूज करोगे। पहले से ही मौखिक हमने आपको बताया है कि कैसे आपको लगाना है। ठीक है, अब हो जाएगा। तो यहाँ पर जब हम मान रखेंगे तो मापांक हट जाता है, संख्यात्मक मान जब रखते हैं तो मापांक हट जाता है, ये आपको जानकारी होना चाहिए। k इंटू 0 प्लस का c, यहाँ पर हम 20,000 ही रखेंगे अभी, बराबर में 0 प्लस का c। अब यहाँ से हमको c का मान मिला है log 20,000। अब c का मान उठा के समीकरण 1 में रख देना है, फिर उसके बाद दूसरी शर्त का यूज करेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा c का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो बराबर के मेरी तरफ log mod n आईटीडीज रखो, बराबर के उस तरफ kt आईटीडीज लिख लो। c का मान मेरे प्यारे बच्चों कितना निकला था, log 20,000। अब इसको समीकरण 2 डालना है। समीकरण 2 इसलिए डाला है, अगली शर्त हमें यूज करना है। समीकरण जरूर डालना है, उसके बाद ही आप शर्त यूज कर सकते हो। अब इसको हम रफ करेंगे। अब आपको यहाँ पे लिखना है सन 2004 में गांव की जनसंख्या बताई गई है 25,000, यही बताई गई है। समय बताओ। अब तो टिक टिक 1 टिक टिक 2 स्टार्ट हो गया ना। बताओ 1999 में हम कितना जोड़ दें कि हमको 2004 मिल जाए। 5 जोड़ोगे ना, तो यहाँ पर हमको मिल गया 5 वर्ष। ठीक है, अब इस शर्त का यूज करेंगे किसमें, यहाँ पे लिख लो समीकरण
2 से, 2 में आपको इस शर्त का यूज करना है। तो यहाँ पे रख लो n के स्थान पे 25,000। संख्यात्मक मान रखेंगे तो मापांक हट जाएगा, बराबर में देख लो k इंटू टी का मान देखो यहाँ पे कितना है 5 है ना, तो इंटू 5 लिख देना और प्लस का लॉग 20,000। अब इसके बाद करना क्या है, k का मान यहां से निकाल लेना है और समीकरण 2 में रख देना है। हमने पहले ही जानकारी दी थी, एक शर्त से केवल एक ही स्वयं अचर निकलेगा। तो पहले हमको c मिल गया था, अब दूसरी शर्त से हमको क्या मिलेगा, k मिलेगा। तो यहां से k का मान निकाल लो, इसको इस तरफ लाएंगे, फार्मूला लग जाएगा, क्योंकि इस लॉग का गुणांक 1 है और इस लॉग का गुणांक 1 है। जब लॉग के गुणांक सेम होते हैं तो लॉग वाले फार्मूले यूज होते हैं। इतनी जानकारी आपको होना चाहिए। तो 25,000 आपको एटीटीज लिखना है, फिर माइनस के बाद में लॉग 20,000 लिख देना है, बराबर में 5k। यहाँ पे फार्मूला लगा लो लॉग m बटे n का, तो 25,000 बटे 20,000 आपको पता है, प्लस का ऊपर आएगा और माइनस का नीचे आएगा, बराबर में 5k। काट लो, 3 0 से 3 0 कट गए, 5 से कर लो 5 25, 5 खूब 20। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से k का मान निकला है, देख लो 1/5, 5 का भाग लगा दो और लॉग में आपको क्या लिखना है 5/4 लिख देना है यहाँ पे। अब इस k का मान उठा के समीकरण 2 में रखना है। तो यहाँ से आपको यहाँ पर नोट करना है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं k का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, इसी में हम काम कर लेंगे, दोबारा नोट नहीं करना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम यहाँ पे k का मान रखेंगे तो कितना है 1/5, ठीक है, और इंटू में log 5/4 और इंटू में क्या चल रहा था, t चल रहा था। ठीक है, अब यहां से आपको क्या निकालना है, गांव की जनसंख्या निकालना है। कहने मतलब है n का मान हमको निकालना है। हमको सन बताई गई है 2009 में, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा सन 2009 में। बताओ भाई समय का अंतर कितना हो जाएगा, 1999 में कितना जोड़ दें कि 2009 हो जाए। आप जोड़ोगे 10 वर्ष तो समय इतना हो जाएगा। और यहाँ पर हमसे मांगा गया है गांव की जनसंख्या मांगी गई है। ठीक है, इसको समीकरण डाल लो, 3 डाल लो। ठीक है, अब आपको समीकरण, हमने बताया था समीकरण जरूर डालना है, तभी आप शर्त को यूज कर सकते हो। तो समीकरण 3 डालने के बाद ही आपको ये लिखना है और इस शर्त का यहाँ पर यूज करना है। तो समीकरण 3 से आपको यहाँ पे लिख लेना है और मान रख लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा रफ करेंगे, इंक फैलर रही है थोड़ी सी। ठीक है, अब देखो इसके आगे, तो log mod n बराबर में 1/5 log 5/4, ठीक है ना, इसको ब्रैकेट में रखो, इंटू में t का मान 10 रख दो और प्लस का log 20,000। अब यहाँ पर 5 से अगर 10 काट दें तो 2 मिलेगा, तो 2 आगे लिख लो। तो log mod n बराबर 2 आगे लिखेंगे log 5/4 मिल जाएगा और यहाँ पे log 20,000। आपको log हटाना है यहाँ पे, क्योंकि पहले ही हमने 4G ट्रिक से लगभग में आंसर शीट बताई थी, 30,000 के लगभग मीन्स आसपास से निकलेगी। ठीक है, तो log कैसे हटाएंगे, पहले इसको घात वापस दे देंगे और फार्मूला लगा लेंगे log m प्लस log n। तो बराबर के इस तरफ आपको एटीटीज रखना है, वापस हम घात दे देते हैं, तो कितना मिलेगा log 5/4 का होल स्क्वायर प्लस का log 20,000। अब यहाँ पर फार्मूला यूज हो जाएगा log का, क्योंकि गुणांक जब सेम होते हैं तो log के फार्मूले यूज हो जाते हैं। इतनी जानकारी आपको होना चाहिए। log m प्लस log n बराबर log m इंटू n,
ये फार्मूला यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, इतना नोट कर लो, इसके आगे हम हल करवाएंगे। तो बराबर के मेरी तरफ log n ITDG लिख लेना है, बराबर के उस तरफ देख लो log कितना आएगा, यहाँ पे तो हो ही जाएगा 25 5 का स्क्वायर और 16 हो जाएगा 4 का स्क्वायर और इंटू में 20,000 आप लोग लिख लो। ठीक है, क्योंकि log m इंटू n का फार्मूला यहाँ पे लगा लिया। अब log हटा लो दोनों पक्षों से। ठीक है, तो मापांक भी हट जाएगा जब log हटता है। अब यहाँ से थोड़ा सा कैंसिल करेंगे, तो अगर कैंसिल करेंगे 4 से कैंसिल कर लो, पहले लिख लो log हटाओ पहले, बाद में कैंसिल कर लो। ठीक है, log पहले हटा लो, बाद में कैंसिल कर लो। 4 से काट लो, 4 पंचे 20। ठीक है, यहाँ पे 4 मिलेगा। अब और काटो, 4 से और काटो, इसको हम रफ करेंगे, आप लोग हल कर लो। अब देखो यहाँ पे 4 से काटेंगे तो एक बार 1 बचेगा 10 हुआ, 4 दूनी 8, 2 बचे 20 हुआ, 4 पंचे 20, कट गया ना। तो n बराबर 25 का गुणा आपको किस में करना है, 1250 में करना है। तो n बराबर कितना मिलेगा, 31,250 मिलेगा। तो गांव की जनसंख्या 31,250 निकली है। कंप्लीट हो गया, इसको नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं हम। अब यहां पर आपको नंबर चेंज कर लेना है। यहां पर जो भी प्रश्न है 16, 17, 18 बहुविकल्पीय प्रश्न है, तो 4 विकल्प दिए गए, एक करेक्ट होगा। देखो यहां पर बताया गया है अवकल समीकरण इतने का व्यापक हल है, तो व्यापक हल यहां से निकालना है अवकल समीकरण से और देखना है कौन सा इसमें करेक्ट होगा। तो लिख लो 1 कोटि 1 घात का अवकल समीकरण। तो दिया गया अवकल समीकरण, सबसे पहले आपको इतना ही लिखना है। तो यहां पर बताया गया है y dx बराबर x dy अपान y बराबर 0। क्रॉस इंटू करेंगे y का 0 में तो हमको 0 मिलेगा। अब यहाँ पे देख लो y इंटू डी एक्स माइनस का x dy। अब आपको पक्षांतर करना है। हमने आपको बताया है पिछली कई क्लासों में कि dx का ही हमेशा पक्षांतर किया जाता है। dy का पद जो है मैं बराबर के मेरी तरफ आपको रखना है, ये फिक्स है। ठीक है, y dx। अब यहाँ से आपको क्या निकालना है, dy अपॉन डी एक्स का मान निकालना है, क्योंकि ये बात हम आपको बता चुके हैं 9.4, 9.5 और 9.6 में कि सबसे पहले आपको dy अपॉन डी एक्स का मान निकालना है। उसके बाद देखना है कौन सी विधि यहाँ पे यूज होगी, क्योंकि विधि यूज करके ही व्यापक हल ज्ञात करोगे। तो dy अपॉन डी एक्स निकालेंगे तो y के बटे क्या मिलेगा, x मिलेगा। dy के नीचे हमने dx लिख लिया और y के नीचे x लिख लिया। अब आपको दिख रहा होगा कि अंश में y और हर में x है, तो अलग अलग आपको चर दिख रहे हैं, तो चरों को पृथक करने की विधि यहाँ पे यूज होगी। ठीक है, ऐसे करके आपको देखना है। तो चरों को पृथक करने की विधि यहाँ पे यूज हो जाएगी, तब हमने आगे चेक नहीं की विधि समघाती अवकल समीकरण या फिर 9.6 की बात करें रैखिक अवकल समीकरण, जो पहले मिल जाए उसी से हल कर लेना है, आगे चेक नहीं करेंगे, ना ही आप लोग करना। ठीक है, तो चरों को पृथक करने की विधि। चलो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर y आपको देना है किसको, dy को, तो आपको बटे में लिखना है और बराबर dx का क्रॉस इंटू करते हैं जब चरों को पृथक करने की विधि यूज करते हैं। ये फिक्स है, तो आपको ये कॉपी कर लेना है दिमाग में। अब इसके बाद क्या करते हैं, समाकलन। इसको हम रफ करेंगे और आपको समाकलन कर लेना है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। इस हिंदी का यही मतलब है, दोनों तरफ आपको
ये सिंबल दे देना है समाकलन का, बराबर के मेरी तरफ बराबर के उस तरफ। अब बताओ एक घात के लिए फार्मूला यही होता ना, ठीक है, यहाँ पर भी यही लगा लो और प्लस का यहाँ पे सी, चाहे आप log सी यहाँ पे प्लस कर लो समाकलन नेतांक, चाहे सी प्लस कर लो। आंसर शीट तो आपको मैचिंग ही करना है, क्योंकि बहुविकल्पीय में हम आंसर शीट यहाँ पर मैच करवाएंगे और ऐसे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अगर बहुविकल्पीय में ये प्रश्न ना आता तो हम यहाँ पे छोड़ देते, एक भी नंबर नहीं कटता। लेकिन अगर बहुविकल्पीय में मिल गया है अवकल समीकरण एक कोटि एक घात का, तो आंसर शीट आपको मैच करना ही करना है, चाहे पेपर में मिल जाए। ठीक है, तो मैच करवाते हैं, इसको इस तरफ लाएंगे ना तो फार्मूला लगेगा, क्योंकि लॉग का गुणांक एक है, यहाँ पे एक है। जब लॉग के गुणांक समान होते हैं तो लॉग के फार्मूले लगते हैं, इतनी जानकारी होना चाहिए भाई। ठीक है, आगे बढ़ो, लॉग m बटे n लगा लो तो मोड और यहाँ पे मोड हो जाएगा बराबर सी। अब आपको पता है यहाँ पर हम क्या करेंगे, y/x होल मापांक लेंगे, क्योंकि आपने पढ़ा होगा Z1 अंश में है, Z2 हर में है, अलग अलग मापांक है तो होल मापांक में इसको बदला जाता है। क्लास 11th में पढ़ा होगा समेशर संख्याओं में। अब लॉग हटा दो, इसको उस तरफ लेके जाएंगे तो आपको पता है यहाँ पे जो बेस होता ना, जैसे यहाँ पे कुछ नहीं है तो ई है बेस, मेरे प्यारे बच्चों ई बेस है लॉग में। जब बेस ना हो, लिखा हुआ आपको ना दिखे तो बेस ई होता है, तो लॉग हटेगा, ये जो है घात में आपको लिखना है, तो y/x बराबर e की घात c, क्योंकि ये लघु गणक रूप है, ये लघु गणक रूप है। और जब हमने इसको कन्वर्ट किया है इस लाइन में, इसको बोलेंगे घातांक रूप। क्या बोलेंगे? घातांक रूप बोलेंगे। अभी हम आपको सिखाएंगे कि घातांक रूप कैसे आप चेंज करोगे। चलो यहाँ पे देख लो घातांक रूप, जैसे आपको मिल जाए लघु गुणक रूप e की घात m बराबर यहाँ पे n मिल जाए, इसको बोलेंगे घातांक रूप। इसको हम लघु गुणक रूप में चेंज करेंगे। तो आपको पता है ये आधार है किसका है? इस घात का है। अब बताइए ये आधार किसका हो जाएगा? लॉग का हो जाएगा। और ये जो n है यहाँ पे लिखना है और बराबर में m लिखना है। ऐसे करके आपको घातांक रूप से लघु गुणक रूप में चेंज कर लेना है और लघु गुणक रूप से घातांक रूप में चेंज कर लेना है। अगर हम बात करें, वापस चले जाओ, क्योंकि यहाँ से आपने घातांक रूप में कन्वर्ट किया। जब वापस जाएंगे तो हमको पता है लॉग हटेगा, उस तरफ जाएगा तो ये m है, घात बन जाएगा किसकी? e की। तो n बराबर क्या लिख सकते हो? e की घात m। ऐसे तो हमने लिखा है, देख लो। जब लॉग हटेगा तो ये जो यहाँ पे लिखा है ना, कुछ भी हो तो ये घात आपको घात में लिखना है, इसका जो आधार होता है उसकी घात में लिखना है। समझ में आ गया होगा, ये क्लास 9th में आपने सीखा था, घातांक रूप और लघु गणकीय रूप। चलो यहाँ पर जो बच्चे नहीं समझ पाए तो हमने समझा दिया है। अब इसको हम रफ करेंगे और किरास इंटू आपको करना है। क्या करना है? किरास इंटू करके आंसर शीट बताना है। तो y बराबर cx लिख देंगे, क्योंकि समाकलन नेतांक की जो फॉर्म होती है c होती है, तो c में आपको इसको कन्वर्ट करना है, e की घात c को। अब बताओ y बराबर cx कहाँ पे मिला? विकल्प c है, तो यहाँ पे लिख देना है विकल्प c जो है करेक्ट है। अब प्रश्न 17 की बात करेंगे। लगाने वाला नहीं है, डायरेक्ट टिक लगाने वाला है, क्योंकि साफ साफ कहा गया है रैखिक अवकल समीकरण है। इसको हम रफ करेंगे। अब यहाँ पे आ जाओ, रैखिक अवकल समीकरण है, ये आपको दिख रहा होगा। तो दूसरी रैखिक अवकल समीकरण है, दूसरी x ऊपर है और y नीचे है, तो dx/dy प्लस का px बराबर q1। अब आपको पता है IF कैसे निकालते हो, किसके सापेक्ष समाकलन करते हो? नीचे देखो, नीचे d के पास में चर देखो, अगर यहाँ पर चर y है
तो y के सापेक्ष समाकलन होता है p का। अगर d के पास में चर x है, नीचे ही चर देखना है, मैचिंग करना है, तो अगर y है तो y के सापेक्ष समाकलन करना है। अब फार्मूला बन जाएगा। फार्मूला किस चर से स्टार्ट होगा? अब ऊपर आपको चर देखना है, ऊपर अंश में। तो यहाँ पे d के पास में x है, चाहे यहाँ पे देख लो। तो अंश में जब हमने चर देखा है x, तो उसी चर से स्टार्ट होगा फार्मूला व्यापक हल के लिए। क्योंकि अगर समाकलन y के सापेक्ष कर रहे हो तो फार्मूला चर x से स्टार्ट होगा। तो एक्स आई एफ बराबर क्यू आई एफ और यहाँ पर डी वाई। अब देखो एक्स आई एफ के स्थान पर बताया गया इतना रख लो, तो रखेंगे नहीं, हमको पता चल जाएगा। तो बाई आई एफ वाला कैंसिल कर लो, तो ए और बी कैंसिल है, क्योंकि यहाँ पे बाई आई एफ और बाई आई एफ, क्योंकि हमको एक्स आई एफ चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सी देख लो, कहता है एक्स और समाकलन P1 dy है, क्योंकि यहाँ पे P1 बताया है तो P1 होगा। और यहाँ पर थोड़ी मिस प्रिंट है, हम सही से लिख भी देते हैं, x इंटू ई की घात लिखना। अब ठीक है, ठीक है, ये मैचिंग हो गई। बराबर में देखो Q1, क्योंकि यहाँ पे Q1 है तो यहाँ पे Q1 लिखना है। Q1 मिला, IF देख लो मैच हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, dy मैच हो गया, तो C करेक्ट है। ऐसा करके आपको मैचिंग करना है। डायरेक्ट लगाने वाला नहीं है, हमने पहले ही बता दिया, डायरेक्ट टिक लगाने वाला है, तो डायरेक्ट टिक लगा लो। ठीक है, अब यहाँ पर नंबर 18 डाल देते हैं। चलो, यहाँ पे बताया गया अवकल समीकरण जो दिया गया है आपके सामने है, कहता है इतने का व्यापक हल है। ठीक है, यहाँ पर भी आपको टिक लगाना है, लेकिन ये लगाने वाला है तो आपको लगाना है। तो सबसे पहले क्या लिखना है, दिया गया अवकल समीकरण। सबसे पहले आपको यही लिखना है, दिया गया अवकल समीकरण। ठीक है, ई की घात एक्स इंटू में डी वाई और प्लस वाई इंटू ई की घात एक्स प्लस का 2x इंटू में dx बराबर 0। ये आपका समीकरण आपको दिख रहा होगा, एक कोटि और एक घात का। अब कौन सी विधि यूज होगी, यहां पे देख लो। अभी हम dy अपॉन dx का मान नहीं निकालेंगे, क्योंकि आपको एक ट्रिक बताते हैं। क्या बताते हैं? ट्रिक। dy अपॉन dx से पहले, ये पहले ही है, dy अपॉन dx के पहले ही ये लिखा हुआ है, अंश में लिखा है, जितना लिखा है वो अंश में लिखा है। तो अंश में ही हम मैच करते हैं, रैखिक अवकल समीकरण मैच करते हैं। क्या करते हैं? रैखिक अवकल समीकरण। यहां पे आ जाओ, तो कैसे मैचिंग होती है हमने आपको पिछली क्लास में बताया था। जैसे प्रश्न 17 है ना, हमने बताया था अंश में आपको मैचिंग करना है चर की। तो यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, पहले यही देख लो। 2x होना चाहिए। कितने x होना चाहिए? 2x, क्योंकि चाहे यहाँ पे हम लिख दें और चाहे यहाँ पे देख लो, है तो वही रैखिक अवकल समीकरण, दूसरा वाला है जे। ठीक है, तो सबसे पहले d के पास में x देख लो, d के पास में x देख लिया। अब दूसरा x और देख लो, क्योंकि 2 ही x की हमें जरूरत पड़ती है, दूसरा रैखिक अवकल समीकरण मैच हो जाएगा। तो d के पास में x है, 1 मिल गया, यहाँ पे x है, 2 मिल गया, एक यहाँ पे दिख रहा है, एक यहाँ पे दिख रहा है, तो 4 मिल गए। तो हम ये दूसरा वाला रैखिक अवकल समीकरण यहाँ पे नहीं यूज कर सकते हैं। अब आपको पहला देखना है, dy अपॉन dx प्लस का py बराबर क्यू। ये चेक कर लो पहला वाला। तो देख लो अंश में चर y, 2 ही y यहाँ पे मिलना चाहिए, तब रैखिक अवकल समीकरण पहला यहाँ पे मैच हो जाएगा। तो जब हमने देखा d के पास में y है, p के पास में y है, तो देख लो d के पास में y है, ठीक है, मैच हो गया 1 y, और 2 y की जरूरत पड़ती है, तो 1 y मैच हो गया। दूसरा देख लो, इसके अलावा देख लो यहाँ पे y, तो 2 y हमको मिल गई हैं। तो ये ट्रिक है
डी वाई अपॉन डी एक्स के पहले की। सीधी सीधी आपको रैखिक अवकल समीकरण मैच कर लेना है। तो नहीं मैच हो, अगर हुआ होता तो हम चरों को पृथक करने की विधि और समघाती अवकल समीकरण मैच करते, लेकिन डी वाई अपॉन डी एक्स का मान निकालने से पहले एक ट्रिक यही है रैखिक अवकल समीकरण मैच करने की। ऐसे आपको मैच करना है पेपर में भी। एक कोटि एक घात का ही अवकल समीकरण मिलेगा और आपको उसमें विधि चेक करना पड़ेगी, कौन सी विधि यूज होगी। जैसे बता रहे हैं 1 बाय 1 स्टेप में, वैसे ही आपको पेपर में चेक करना विधि, जो यूज हो जाए उसी से अवकल समीकरण हल कर लेना। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि हमको पहला रैखिक अवकल समीकरण यहाँ पे यूज करना है। तो कैसे करना है, फॉर्म बनाना पड़ेगी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का पी वाई बराबर क्यू। फॉर्म बना लो। तो सबसे पहले हमको डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। तो ये ई की घात एक्स डी वाई बराबर के मेरी तरफ रखो और बराबर के उस तरफ आपको इसको लिखना है। तो माइनस का वाई इंटू ई की घात एक्स प्लस का 2x और dx। ठीक है, यहाँ से निकाल लो डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ठीक है, माइनस ई की घात एक्स प्लस का 2x अपॉन ई की घात एक्स। अब आपको पता है हमको कितने पद चाहिए, बराबर के मेरी तरफ 2 पद चाहिए। तो हमको एक मिल गया, दूसरा बाई का पद चाहिए, बराबर के उस तरफ मिलेगा, बाई का पद इस तरफ लाना है। तो देख लो कैसे मिलेगा, लघुत्तम वापस दे दो। क्या दे दो, लघुत्तम वापस दे दो, तब आपको पद मिलेगा चर बाई का। तो माइनस का वाई इंटू ई की घात एक्स अपॉन ई की घात एक्स, और साथ साथ में इस माइनस का भी गुणा कर लो। तो 2x अपॉन ई की घात एक्स, लघुत्तम वापस दे दिया और माइनस से भी इंटू कर दिया, ये कट गया। तो बाई को इस तरफ लाएंगे तो 2 पद हमको मिल जाएंगे। बराबर के उस तरफ है माइनस का 2x ई की घात एक्स। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, तुलना करनी है, P और Q का मान निकाल लेना है। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा तुलना, पहला रैखिक अवकल समीकरण से आपको करना है। ठीक है, बराबर Q से करने पर P और Q का मान यहाँ से निकाल लो, उसके बाद IF का मान निकालेंगे। तो P बराबर यहां से तुलना करो दूसरे वाले पद से, तो 1 मिलेगा। बराबर से तुलना करो, यहाँ पे बराबर है, यहाँ पे बराबर, बराबर में क्या मिला, Q का मान माइनस का 2x ई की घात x। अब इसके बाद आपको IF निकालना है। तो लिखना पड़ेगा समाकलन गुणक। क्या लिखना पड़ेगा, समाकलन गुणक। तो बोलते हैं IF ई की घात में P का समाकलन करना किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष करना है। क्योंकि जब हमने देखा नीचे हर में चर d के पास में x मिला, अगर x मिला तो x के सापेक्ष समाकलन करना है P का, अगर यहाँ पर y चर मिला तो y के सापेक्ष समाकलन करना है। ये ट्रिक है, ऐसे तैयार करना, कभी भी भूलोगे नहीं, ये मेरा आपसे वादा है। तो ई की घात में P का समाकलन करो, 1 मिला। ठीक है, अचर पद का x लिख दो, ई की घात x। अब इसके बाद फार्मूला किस चर से स्टार्ट होगा, अगर समाकलन ने x के सापेक्ष किया है तो चर y से ही फार्मूला स्टार्ट होगा व्यापक हल का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे व्यापक हल के लिए फार्मूला, तो y इंटू IF बराबर Q IF और dx। ठीक है, इतना नोट कर लो। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे IF का मान ई की घात x, Q का मान देख लो, Q का मान वहां से देख लो, माइनस 2x अपॉन ई की घात x इंटू IF का मान ई की घात x रख लो, ये कैंसिल हो गया। अभी इसका समाकलन कर लो, तो बराबर के मेरी तरफ एटिटीज लिख लेना है, बराबर के उस तरफ इसका समाकलन करो x का, x स्क्वायर अपॉन 2 और c को जोड़ लो। क्योंकि हमको व्यापक हल ही हमसे मांगा गया है तो यहीं पर हम छोड़ देंगे, 2 से 2 कैंसिल कर लेंगे और x स्क्वायर को इस तरफ लाएंगे, क्योंकि बराबर के उस तरफ हमको c बताया गया, चाहे यहाँ पे देख लो, चाहे यहाँ पे देख लो, चाहे यहाँ पे देख लो, बराबर के उस तरफ केवल और केवल c है विकल्प में। बाद में मैच करना, पहले पक्षांतर कर लो। तो यहाँ पर हम पक्षांतर करेंगे y इंटू
e की घात x, इसको इस तरफ लाएंगे ना, प्लस का एक्स स्क्वायर बराबर सी। अब देख लो मेरे प्यारे बच्चों, विकल्प कौन सा ठीक है यहाँ पे, सी करेक्ट है, y इंटू ई की घात x प्लस का एक्स स्क्वायर बराबर सी। ठीक है, इतना नोट कर लो, इसको हम रफ कर देते हैं। अब उदाहरण हल करवाएंगे। तो आप लोग यहाँ पे उदाहरण 24 देख लो। तो यहाँ पर बताया गया है, सत्यापित कीजिए कि फलन इतना जहां C1, C2 स्वयं अचर है, अवकल समीकरण इतने का हल है। हमको क्या सिद्ध करना है, इस फलन का ये अवकल समीकरण है। करवाते हैं सिद्ध, उड़ाते हैं गर्दा। तो यहाँ पे लिख लो उदाहरण 24 का हल। सबसे पहले आपको लिख लेना है, दिया गया फलन, लिख लो, बताया गया है y बराबर C1 इंटू में e की घात ax cos bx प्लस C2 इंटू में e की घात ax sin bx। सबसे पहले आपको फलन लिख लेना है। अब आपको देखना पड़ेगा हमको किसके किसके मान की जरूरत है, क्योंकि हमको LHS लेके चलना है और RHS निकाल देना है। तो LHS में हमको दिख रहा है ये y, तो y के मान की जरूरत पड़ेगी, तो इसको समीकरण 1 डाल लो। अब आपको dy अपॉन dx और d2y अपॉन dx स्क्वायर के मान की जरूरत पड़ेगी। आपको अपकलन करना पड़ेगा, तभी dy अपॉन dx आपको पता चलेगा और d2y अपॉन dx स्क्वायर पता चलेगा। सबसे पहले आपको कॉमन ले लेना है, उसके बाद अपकलन करना है। तो y बराबर e की घात ax कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में लिख लो C1 इंटू में cos bx प्लस C2 इंटू में sin bx। अब आपको अपकलन करना है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब आपको d अपॉन dx बराबर के मेरी तरफ रख लेना है, बराबर के उस तरफ d अपॉन dx रख लेना है, और इंटू में e की घात ax, ब्रैकेट में लिख लो C1 इंटू कॉस bx प्लस का C2 इंटू साइन bx। अब आपको y का अपकलन कर लेना है, y का होता है dy अपॉन dx। अब बराबर के उस तरफ आपको गुणन नियम का यूज करना है, तो इसको फर्स्ट मानना है और बाद वाले फलन को सेकंड मानना है। अब यहाँ पे लगा लो गुणन नियम, तो फर्स्ट को आइटेडिज रखना है, सेकंड फलन का आपको अपकलन करना है। तो C1 आपको कॉस का करना है अपकलन। कॉस का क्या होता है, माइनस का साइन होता है, जो CO से स्टार्ट होते हैं वो माइनस छोड़ते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस का साइन। अब आपको ये भी पता है bx का दोबारा करना पड़ेगा अपकलन, तो क्या निकलेगा, v निकलेगा, तो यहाँ पे आपको लिख लेना है। अब यहाँ पे आ जाओ प्लस का C2। अब आपको साइन का अपकलन करना है, तो क्या होता है, कॉस होता है, ठीक है। अब यहाँ पर भी आपको bx का दोबारा अपकलन करना है, क्या निकलेगा, v निकलेगा, यहाँ पर आपको रख लेना है। इसके बाद आपको प्लस, अब सेकेंड फलन को आइटेडिज रखना है, फर्स्ट फलन का अपकलन कर देना है। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा C1 इंटू में कॉस bx प्लस का C2 इंटू में साइन vx, ठीक है ना। अब इसका अपकलन करूँ, तो हमको पता है e की घात x का अपकलन e की घात x होता है, लेकिन जब ax का दोबारा करेंगे क्या निकलेगा, a निकलेगा, ठीक है। अब आपको इसको साइड करके लिख लेना है, उसके बाद d2y अपॉन dx स्क्वायर का मान निकाल लेना है। कैसे साइड करोगे हम आपको बताते हैं। तो dy अपॉन dx बराबर, यहाँ पर आपको साइन कितने दिख रहे हैं, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, और कॉस कितने दिख रहे हैं, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, तो आपको कॉमन ले लेना है। तो कॉमन लेंगे, e की घात ax पहले कॉमन ले लो, क्योंकि इस पद में भी है और इस पद में भी है। अब आपको यहाँ पर साइन कॉमन ले लेना है, तो हमने ले लिया साइन bx कॉमन। अब ब्रैकेट में कैसे लिखना है हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर माइनस का vC1 आएगा। अब यहाँ पे देख लो कितना मिलेगा, a का जब इसमें इंटू करेंगे, a का जब इसमें इंटू करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, प्लस का AC2 मिल जाएगा। अब आपको cos vx कॉमन ले लेना है और ब्रैकेट में आपको लिखना है, कॉमन ले लिया ना, यहाँ से कितना मिलेगा, vC2 मिलेगा, तो यहाँ पर आपको लिखना है vC2, और यहाँ पर कितना मिलेगा, AC1 मिलेगा, तो यहाँ पर आपको AC1 लिख लेना है, ठीक है। इतना आपको लिख लेना है। अब आपको अपकलन कर लेना है
एक बार और, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। इतना आप लोग नोट करो, इसको हम रफ करेंगे। d2y अपॉन dx स्क्वायर का मान और निकालना है। तो बराबर के मेरी तरफ आपको d अपॉन डी एक्स रखना है, अब बराबर के उस तरफ भी रखना है d अपॉन डी एक्स, इंटू में e की घात x। अब ब्रैकेट में देख लो कितना मिला है, यहाँ पे देखो माइनस का vc1 प्लस का ac2 और इंटू में साइन vx। अब देख लो दूसरे पद में vc2 प्लस का ac1 इंटू में cos bx। अब आपको अवकलन करना है, ठीक है, कर लो अवकलन। तो यहाँ पर भी आपको फर्स्ट और सेकंड मानना पड़ेगा, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मान लो। इसका अवकलन तो आपको पता है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। जो हमने dy अपॉन डी एक्स का मान निकाला है, इसे समीकरण 2 डाल लो, ठीक है। और जब d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान निकलेगा तो हम क्या डालेंगे, समीकरण नंबर 3 डाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, फर्स्ट को ऐसे ही रखना है, सेकंड फलन का अवकलन करना है, करेंगे भाई। यहाँ पे थोड़ी सी इंक फैल रही है, पहले इसको रफ कर लें, उसके बाद अवकलन करेंगे। चलो ठीक है, यहाँ पे देख लो, इसको एटीज रख लो, vc1 प्लस का ac2। अब इसका करना है अवकलन, साइन का cos, ठीक है। bx का दोबारा करोगे b निकलेगा, आगे लिख लेना है। अब यहाँ पे आ जाओ दूसरे पद में, प्लस का vc2 प्लस का ac1, ठीक है। अब आपको cos का करना है अवकलन, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लिखेंगे माइनस का साइन, ठीक है, cos का माइनस का साइन लिख देना है अवकलन, और bx का जब दोबारा करोगे तो b निकलेगा। तो फर्स्ट को ऐसे ही रखा, सेकंड फलन का अवकलन हो गया। अब प्लस में आपको क्या करना है, सेकंड फलन को एटीज रखना है और फर्स्ट फलन का अवकलन कर देना है। तो यहाँ पर प्लस ब्रैकेट में माइनस का vc1 प्लस का ac2, यहाँ पे देख लो साइन vx, और यहाँ पे देख लो प्लस vc2 प्लस का ac1 इंटू में cos bx, ठीक है ना, ठीक है। अब इसका अवकलन करेंगे, तो e की घात x का e की घात x। अब इसका दोबारा करेंगे ना, ax का क्या निकलेगा, a निकलेगा। अब इसको साइड करके आपको लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको मान रखना है LHS में। तो इसकी जो आंसर शीट निकली है वो यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी। तो माइनस का vc1 प्लस ac2 इंटू में साइन bx और प्लस vc2 प्लस ac1 इंटू में cos bx। ये यहाँ पर इसलिए हमने यहाँ पे लिख लिया है क्योंकि इसको हम रफ करेंगे, ठीक है। इसको हम रफ कर देते हैं, वहां पे तो लिख लिया। चलो अब यहाँ पर इसको सेट करेंगे। तो सबसे पहले e की घात ax कॉमन ले लेना है, इस पद में भी मिला और इस पद में भी मिल गया e की घात ax कॉमन। अब देखो आपको cos कितने दिख रहे हैं, एक यहाँ पे दिख रहा है और एक यहाँ पे दिख रहा है। साइन कितने दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं, एक यहाँ पे दिख रहा है, एक यहाँ पे दिख रहा है। तो कॉमन आपको ले लेना है। कैसे मिलेगा कॉमन, हम आपको बताते हैं। जैसे आपने cos bx से लिख लिया ना कॉमन, अब आपको देखना है कितना हमको मिला। तो b का अगर हम इसमें इंटू करेंगे तो माइनस का v स्क्वायर c1 मिल जाएगा, v का इसमें इंटू करेंगे प्लस का a इंटू v इंटू c2, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो जब cos bx कॉमन लिया ना तो यहाँ से भी आपको लिखना है, लेकिन a का इंटू करके लिखना है। तो यहाँ पर a का इंटू करेंगे प्लस का a भी मिलेगा ना, और इंटू में c2 लिख लेना है। और यहाँ पर जब इंटू करेंगे a का तो a स्क्वायर c1 लिखना पड़ेगा, तो प्लस a स्क्वायर c1 और cos bx। जैसे आपने cos bx कॉमन लिया ना, ऐसे ही आपको sin bx कॉमन लेना है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं sin bx। अब देखो कितना मिलेगा,
यहाँ पर कॉमन चला गया साइन बी एक्स, माइनस बी का इसमें इंटू करो तो माइनस का वी स्क्वायर सी टू और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, कितना मिलेगा ए वी सी वन मिलेगा। ठीक है, जब हमने माइनस बी का इसमें इंटू किया तो माइनस का बी स्क्वायर सी टू मिल गया, और जब ए सी वन में इंटू किया तो प्लस माइनस माइनस लिखना पड़ा और ए बी सी वन। और यहाँ पर देखो साइन बी एक्स कॉमन ले लिया, कितना मिलेगा ए का इंटू करना पड़ेगा तो माइनस का ए वी सी वन मिलेगा जब इंटू करेंगे। यहाँ पे देख लो प्लस का ए स्क्वायर सी टू, इतना आपको लिखना पड़ेगा। अब देखना है कुछ कटेगा या कुछ घटेगा। तो माइनस का बी स्क्वायर सी वन है, हमको प्लस का नहीं मिला। अब यहाँ पे देखो ए बी सी टू, यहाँ पे ए बी सी टू, ये जुड़ जाएंगे तो ये दो पद एक जैसे दिख रहे हैं, ये जुड़ जाएंगे। अब इसमें भी आपको देखना है, दो पद सेम टू सेम है, जोड़ के आपको लिख लेना है बराबर में ई की घात में ए एक्स। अब ब्रैकेट में देख लो माइनस का वी स्क्वायर सी वन एट इट इज लिखना है, इसको जोड़ना है, प्लस का टू ए वी सी टू प्लस का ए स्क्वायर सी वन और इंटू में कॉस वी एक्स। अब आपको यहाँ पर भी जोड़ लेना है तो प्लस ब्रैकेट में लिखो माइनस का वी स्क्वायर सी टू माइनस का ए वी सी वन, माइनस का ए वी सी वन जो है जब जोड़ा तो कितना यहाँ पे मिल गया, माइनस का टू ए बी सी वन मिल गया, और प्लस का यहाँ पर ए स्क्वायर सी टू इंटू में साइन वी एक्स आपको लिख लेना है। ये डी टू बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान हमको मिल गया। अब इसके बाद आपको पता है हम LHS लेंगे और उसी में ये आंसर शीट रखेंगे, RHS निकालेंगे 0। ठीक है, इसको हम रफ करेंगे। अब देख लो यहाँ पे LHS आपको ले लेना है तो LHS में है मेरे पास डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का 2a इंटू में डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का ए स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर इंटू में वाई। अब मान रखेंगे, पहले आपको रखना है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान, इसे समीकरण आपको 3 डाल लेना है। ठीक है, तो हम जब मान रखेंगे ई की घात ए एक्स, अब ब्रैकेट में देख लो यहाँ पे माइनस का वी स्क्वायर इंटू में सी वन, दूसरा पद देख लो प्लस का 2ab सी टू प्लस का ए स्क्वायर सी वन इंटू में कॉस वी एक्स। अब दूसरा पद देख लो प्लस माइनस का वी स्क्वायर सी टू माइनस का 2ab सी वन प्लस ए स्क्वायर सी टू इंटू में साइन वी एक्स। अब आपको डी वाई अपॉन डी एक्स का मान रखना है तो माइनस का 2a यहाँ पे देख लो, ठीक है, और ई की घात ए एक्स आपको लिख लेना है क्योंकि आपको इस आंसर शीट में भी ई की घात ए एक्स मिला था। अब ब्रैकेट में लिखना माइनस का वी सी वन प्लस का ए सी टू इंटू में साइन वी एक्स प्लस का वी सी टू प्लस ए सी वन इंटू में कॉस वी एक्स। ठीक है ना, एक बार मैच कर लेते हैं। माइनस का बी सी वन प्लस का ए सी टू माइनस का बी सी वन प्लस का ए सी टू, और यहाँ पे देख लो बी सी टू और यहाँ पे देख लो ए सी वन। ठीक है, अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा प्लस का ए स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर। अब बाई का मान रख लो, जब बाई का मान रखेंगे समीकरण 1 से कितना है सी वन इंटू में ई की घात ए एक्स कॉस वी एक्स प्लस का सी टू इंटू में ई की घात ए एक्स साइन वी एक्स। ठीक है, अब मान तो रख लिए हैं तो यहाँ पे बताना पड़ेगा आपको कि समीकरण 3 से रखा, फिर 2 से रखा, फिर 1 से रखा। अब आपको हल करना है, कट्टा पिट्टी करना है, आंसर शीट आ जाएगी 0। चलो मेरे भाई यहाँ पर ई की घात ए एक्स सबसे पहले कॉमन ले लो। इस पद में ई की घात ए एक्स मिल जाएगा कॉमन, इस पद में मिल जाएगा और इस पद में भी मिल जाएगा ई की घात ए एक्स बराबर ई की घात ए एक्स। अब आपको ब्रैकेट में लिखना है कॉस बी एक्स आपको कॉमन ले लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद साइन बी एक्स कॉमन ले लेंगे। तो जब कॉस बी एक्स कॉमन ले लिया तो यहाँ पर जो भी है उसको लिख लो माइनस का बी स्क्वायर सी वन, यहाँ पे देखो
प्लस का 2ab/c2 प्लस का a²c1। ठीक है, अब आपको देखना है cos bx यहाँ पे देखना है। ठीक है, और माइनस 2a का इंटू करके आपको लिखना है। तो माइनस यहाँ पर जब 2a का इंटू करेंगे तो क्या मिलेगा, 2ab/c2 मिल जाएगा, प्लस माइनस माइनस आएगा, 2a² मिलेगा यहाँ से। ठीक है, अब आपको यहाँ से कॉमन लेना है cos bx, और e की घात ax कॉमन पहले ही ले लिया, c1 का इंटू कर लो, प्लस का a²c1 प्लस का v²c1। अब आपको ऐसे ही कॉमन लेना है sin bx। क्या लेना है कॉमन, sin bx भी कॉमन लेना है। चलो यहाँ पे देख लो, sin bx कॉमन ले लिया, जितना यहाँ पे आपको दिख रहा है एट आपको यहाँ पे लिख लेना है। तो यहाँ पे देखो माइनस का v²c2 माइनस का 2ab/c1 प्लस का a²c2। अब यहाँ पे देखो sin bx। ठीक है, अब इसको लिखना है, लेकिन माइनस 2a का इंटू करना है, माइनस माइनस क्या मिलेगा, प्लस हो जाएगा, 2ab/c1। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 2a²c2। अब sin bx यहाँ से कॉमन लेना है, और e की घात ax पहले से ही ले लिया, c2 का इसमें इंटू करना है, तो प्लस a²c2 प्लस b²c2। अब आपको कट्टा पिट्टी कर लेना है और मिल जाएगा आपको जीरो। देखो माइनस का b²c1 है, अब प्लस का देख लो कहीं ना कहीं मिलेगा b²c1, तो ये मिल गया, कैंसिल कर लो, 2ab/c2। अब देखना है 2ab/c2 कहीं ना कहीं माइनस का होगा, तो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ पे a²c1 प्लस का है और a²c1 भी प्लस का है, ये जोड़ेंगे तो हमको 2a²c1 मिलेगा, और ये नेगेटिव का कैंसिल आपको कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो माइनस का b²c2 नेगेटिव का है, कहीं ना कहीं प्लस का मिलेगा, तो यहाँ पर देखा हमने प्लस का, ठीक है, कैंसिल कर लिया। अब यहाँ पे देखो माइनस का 2ab/c1 और प्लस का 2ab/c1। ठीक है, ऐसे करके कैंसिल करना है, a²c2 प्लस का है और माइनस का देखना पड़ेगा आपको, a²c2 निगेटिव का मिला है 2a²c2, तो आपको प्लस का एक और मिलेगा a²c2, तो a²c2 2a²c2 कैंसिल हो गया। ठीक है, इतना आपको नोट कर लेना है, इसको हम रफ करेंगे। अब आपको लिख लेना है ब्रैकेट में जीरो। कैसे लिखोगे हम आपको बताते हैं, बाहर तो e की घात ax लिखना है। ठीक है, जब कैंसिल हो गया तो यहाँ पे जीरो मिलेगा, और इनटू में cos bx प्लस यहाँ पे देख लो जीरो मिलेगा, इनटू में sin bx बराबर में लिख लो e की घात ax, ब्रैकेट से हल किया तो जीरो मिला, इनटू करेंगे तो जीरो मिलेगा, तो ये आंसर शीट आ गई। यही हमको सिद्ध करना था, इस फलन का ये अवकल समीकरण है। तो आपको लिख लेना है, अतः दिया गया फलन अवकल समीकरण का हल है। इतना आपको नोट कर लेना है, ये कंप्लीट हो गया। अब उदाहरण 25 की बात करेंगे। हिंदी वाला आपको उदाहरण दिख रहा होगा, तो हिंदी वाले प्रश्न हो चाहे उदाहरण हो, तो आपको पता है चित्र जरूर बनेगा, तो चित्र यहाँ पे बनाएंगे। पहले पढ़ लो, यहाँ पे क्या बताया गया, द्वितीय चतुर्थांश में जो भी काम होगा वो द्वितीय चतुर्थांश में ही होगा। आगे लिखा है, ऐसे वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जो निर्देशांक अक्षों को स्पर्श करता है। निर्देशांक अक्षों इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, वाई अक्ष। तो ऐसा वृत्त आपको यहाँ पे लेना है जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष को टच करता हो। ठीक है, तो यहाँ पे चित्र पहले बनाएंगे, उसके बाद वृत्त का समीकरण निकालेंगे, उसमें देखेंगे कितने सोए-चचर हैं, जितने सोए-चचर मिलेंगे उतनी बार आपको अवकलन कर लेना है और अवकल समीकरण ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक्स अक्ष क्षैतिज रेखा, ठीक है, ऊर्ध्वाधर रेखा वाई अक्ष, अब यहाँ पर इसका अपोजिट वाई डैश, तो द्वितीय चतुर्थांश बताया गया, तो यहाँ पर हम ये वृत्त ऐसे करके खींच लेते हैं। अब यहाँ पर हमको केंद्र और त्रिज्या पता चल जाए
केंद्र और त्रिज्या पता चल जाए, वृत्त का समीकरण निकाल सकते हैं। तो इसको हम रफ करेंगे, आपको बताएंगे केंद्र कैसे पता चलेगा। आपको लंब डालना है, बाई अक्ष पे यहाँ पे आपको टच दिख रहा है और एक्स अक्ष पे यहाँ पे टच दिख रहा है। जहाँ जहाँ पे आपको टच दिख रहा है वहीं पे आपको लंब डालना है। तो यहाँ पे लंब डाल दिया और यहाँ पे लंब डाल लिया। ठीक है, अब बात आपसे करेंगे, जैसे आपको क्या करना है, सहज अचर देखना पड़ते हैं समीकरण में, उतनी बार अवकलन करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको दूरी अपने पास से लेना है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष पे, सहज अचर में लेना है अल्फाबेट में। तो हमने यहाँ पर ए दूरी ले ली, दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, तो अल्फाबेट में यहाँ पे ले ली, आपकी मर्जी, बी ले लो, सी ले लो, आपकी मर्जी। तो हमने क्या ले ली, ऋणात्मक एक्स अक्ष पे दूरी ए ले ली, जितनी यहाँ से यहाँ तक की रहेगी ना, मूल बिंदु से 0,0 से यहाँ तक की, उतनी ये रहेगी। ठीक है, तो हमको ये पता चल गया कि ये त्रिज्या है और ये क्या है, ये भी त्रिज्या है। यहाँ से यहाँ तक जितनी दूरी है उतनी यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी। तो त्रिज्या हमको पता चल गई ए। अब केंद्र निकालेंगे। केंद्र जब निकालोगे तो आपको पता है, जब बिंदु लिखते हैं तो धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। तो यहाँ पर आपको देखना है, सबसे पहले एक्स अक्ष दूरी कितना चला है, ऋणात्मक एक्स अक्ष पर ए चला है, तो माइनस का ए लिखना है। हमने आपको बताया बिंदु धनात्मक भी होते हैं और ऋणात्मक भी होते हैं, लेकिन दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, तभी हमने यहाँ पे ए लिखा। अब आपको देखना है यहाँ से यहाँ तक वाई अक्ष धनात्मक, वाई अक्ष पे दूरी कितना चला है, यहाँ से यहाँ तक देख लो, जितना यहाँ से यहाँ तक है उतना ही यहाँ से यहाँ तक मिलेगा। तो यहाँ पर ए लिख लो, एक्स पहले लिखा जाता है, वाई बाद में लिखा जाता है। तो यहाँ पर आपने देख ला ऋणात्मक एक्स अक्ष पे लिख लिया, धनात्मक वाई अक्ष का लिख लिया। ठीक है, केंद्र आपको पता चल गया माइनस ए कामा ए। ठीक है, अब आपको वृत्त का यहाँ पे समीकरण लिखना है। क्या लिखना है, वृत्त का समीकरण। तो आपको ये जानकारी है कि x माइनस एच का होल स्क्वायर होता है, y माइनस के का होल स्क्वायर होता है, बराबर त्रिज्या का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये h हो गया, ये k हो गया, और इसको क्या बोलेंगे, त्रिज्या बोलेंगे। तो h और k का मान यहाँ पे रख लो। तो जब रखेंगे ना h का मान, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, अब k का मान रख लो यहाँ पे, k का मान क्या है, a, बराबर त्रिज्या कितनी है, a है, तो a स्क्वायर। अब यहाँ पे समीकरण 1 डालना है। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर a, यहाँ पर a, यहाँ पर a, कितने a दिख रहे हैं, 3 दिख रहे हैं, लेकिन एक जैसे हैं। तो एक जैसे हैं, केवल एक ही सहज अचर है। तो यहाँ पे आपको लिख लेना है, जहां a एक सहज अचर है। अब जब a एक सहज अचर है मेरे भाई, कितनी बार आपको अवकलन करना है, एक बार ही करना है। एक बार करने के बाद में सहज अचर हटा देना है, आंसर शीट निकाल देना है। इसको हम रफ करेंगे। अवकलन कैसे करोगे हम आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पर आपने देखा केंद्र और त्रिज्या मैच हो रही है। केंद्र और त्रिज्या जब मैच हो जाए, आपको फार्मूला ओपन करने के बाद अवकलन करना है। ये ट्रिक हम बता भी चुके हैं पहले, तो यहाँ पे सीखना। अगर आपने इसके बाद अवकलन कर लिया तो इतना ध्यान रखना है, कैलकुलेशन टफ हो जाएगी, आप अवकल समीकरण नहीं बना सकते हो। जो ट्रिक बता रहे हैं वही आपको समझना है। अगर जब केंद्र और त्रिज्या मैच हो जाए, चाहे यहाँ पर हो जाए चाहे अदर कहीं आपको उदाहरण या प्रश्न मिल जाए, केंद्र और त्रिज्या मैच हो जाए, फार्मूला ओपन करने के बाद ही आपको अवकलन करना है। यही ट्रिक है, इसी से आपको करना है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ax प्लस, यहाँ पे देख लो, ए स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर माइनस का 2a बाई बराबर में ए स्क्वायर। अब आपको कैंसिल करना है, ये प्लस का ए स्क्वायर और ये प्लस का ए स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब एक्स स्क्वायर लिख लो, फिर वाई स्क्वायर लिख लो। अब देखो यहाँ पर 2ax और 2ay, यहाँ पर कॉमन ले लो 2a, तो ब्रैकेट में क्या मिलेगा आपको, x प्लस वाई मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर निगेटिव है तो यहाँ पे निगेटिव आपको कर लेना है, और प्लस का ए स्क्वायर मिलेगा और बराबर में 0। अब आपको अवकलन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार अवकलन करना है, क्योंकि केवल और केवल ए एक सहज अचर है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा x के
सापेक्ष अवकलन करने पर, इसका मतलब यही है कि बराबर के इस तरफ आपको d अपॉन डी एक्स रखना है और बराबर के उस तरफ d अपॉन डी एक्स रखना है। तो लिख लो यहाँ पे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2a इंटू एक्स माइनस वाई प्लस का ए स्क्वायर। अब आपको अवकलन करना है, इसको हम रफ करेंगे, इतना आपको नोट कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे इसका अवकलन करेंगे एक्स स्क्वायर का 2x और यहाँ पे वाई स्क्वायर का 2y, लेकिन यहाँ पे चर चेंज है तो दोबारा अवकलन करना है। y का अवकलन dy अपॉन dx आपको लिखना है। यहाँ पे आ जाओ प्लस का 2a, x का अवकलन 1, y का अवकलन dy अपॉन dx। और यहाँ पे बताओ a स्क्वायर का अवकलन अचर है ना तो 0 मिलेगा, 0 का अवकलन 0 ही होता है। ठीक है, यहाँ से आपको क्या करना है, a का मान निकालना है, क्योंकि यहाँ पर आपको a दिख रहा है। अगर यहाँ पर a ना दिखता तो यहीं पर छोड़ देते और यही आंसर शीट आ जाती। तो a का मान आपको निकालना है। ठीक है, कैसे निकलेगा आपको पता है कि बराबर के उस तरफ इसको पक्षांतर करना है तब मिलेगा। तो 2a 1 माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है ना। अब यहाँ पर आ जाओ बराबर के उस तरफ, कितना मिलेगा, यहाँ पे देखो 2 कॉमन ले लो तो x प्लस का y डी वाई अपॉन डी एक्स। हमने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, क्यों, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। और आपको ये जानकारी है कि जब हम पक्षांतर करेंगे तो मेरे भाई नेगेटिव का नहीं मिलेगा। ठीक है ना। अब इसके बाद आपको करना क्या है, a का मान निकाल लेना है। चाहो तो इस माइनस को कैंसिल कर लो, इसको पहले लिख लो, माइनस कॉमन ले लो। ठीक है, ऐसे करके समझ में आया। ठीक है, a चाहे पहले लिखो चाहे बाद में लिखो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, माइनस से माइनस कैंसिल कर लो। अब यहाँ से a का मान निकाल लो। तो a बराबर एक्स प्लस का वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, अपॉन में क्या लिखना है, डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का 1। अब a का मान आपको कहाँ रखना है, समीकरण 1 में, जो समीकरण 1 डाला है ना वहाँ पे रखना है, और a क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। थोड़ा हल करेंगे आपका समीकरण निकल आएगा। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा a का मान समीकरण 1 में रखने पर, रख लो समीकरण 1 में रख लो। तो समीकरण 1 क्या था, x प्लस a, यही था ना। ठीक है, प्लस y माइनस a का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। अब रख लो a का मान, तो x प्लस, यहाँ से देख लो, x प्लस का y डी वाई अपॉन डी एक्स, अपॉन में डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का 1, और यहाँ पे होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देख लो यही लिख लो, x प्लस का y डी वाई अपॉन डी एक्स, अपॉन में डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। अब बराबर में आपको दिख रहा है a स्क्वायर, तो बराबर में भी आपको मान रख लेना है। तो x प्लस का y डी वाई अपॉन डी एक्स, अपॉन में डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का 1। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ब्रैकेट में लघुत्तम लेके हल करना है, अभी नहीं छोड़ना है। क्यों, क्योंकि डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 1 इसके अपॉन भी है और इसके अपॉन भी है, यहाँ पर भी है, कैंसिल हो जाएगा ना, बाद में लघुत्तम ले लेंगे। तो यहाँ पर अलग अलग लघुत्तम लेंगे। ठीक है, ब्रैकेट में अलग अलग लघुत्तम लेंगे, उसके बाद इन 2 पद का लघुत्तम लेके ये कैंसिल कर लेना है बराबर से। तो यहाँ पर लघुत्तम ले लिया डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 1, इसका इसमें इंटू करेंगे तो एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स मिलेगा और माइनस का एक्स मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, क्या लिखना है, प्लस का एक्स प्लस का वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जैसा काम इस ब्रैकेट में हुआ ना वैसा ही काम दूसरे ब्रैकेट में आपको करना है। चलो यहाँ पे देख लो, डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 1 लघुत्तम ले लिया ना। अब इसका इसमें इंटू करेंगे तो y डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका इसमें इंटू करेंगे माइनस का y, माइनस से इंटू कर लो, माइनस का x माइनस का y, इंटू में डी वाई अपॉन डी एक्स, और होल आपको स्क्वायर कर लेना है, बराबर में भी आपको लिख लेना है x प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, वटे में आपको लिखना है डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 1, और इसका
होल स्क्वायर और हल करेंगे। ठीक है, पहले ब्रैकेट में देख लो, कुछ ना कुछ कटेगा, तो पहले हम काटेंगे, उसके बाद एक बार और लघुत्तम लेंगे। तो देखो यहाँ पे प्लस का x माइनस का x कैंसिल हो गया, यहाँ पे देख लो बाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या मिला x डी वाई अपॉन डी एक्स और प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लो ना, तो x प्लस का y डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है ना, और घातें जो है अलग अलग दे दो, अंश को अलग दे दो और हर को अलग दे दो, तो डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और प्लस यहाँ पर भी आपको लिख लेना है, माइनस का कितना मिला बाई माइनस का एक्स मिला, अलग अलग घातें दे देना है, अंश को अलग दे दो और हर को अलग दे दो, तो डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर देख लो क्या है, एक्स प्लस का वाई डी वाई अपॉन डी एक्स बटे डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 1। अलग अलग आपको घातें देना है, अंश को अलग दे दो, हर को अलग दे दो। क्यों? क्योंकि ये कैंसिल होगा, जब लघुत्तम लेंगे ना तब ये कैंसिल होगा। तो कैंसिल करेंगे, देख लो लघुत्तम लेने के बाद ही आपको कैंसिल करना है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पे देखो अलग अलग घातें दे दो, तो इसको अलग दे दी और डी वाई अपॉन डी एक्स को अलग दे दी। अब यहाँ पे आ जाओ, माइनस बाहर निकालेंगे, अगर घातें सम है तो प्लस ही आएगा, तो कैसे लिखना है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर लिख लो, एक्स पहले लिख लो, वाई बाद में लिख लो। ठीक है, बराबर में एक्स प्लस का वाई डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर बटे में डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब कैंसिल कर लो, इसको हम रफ करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे कैंसिल करके और छोड़ देंगे, आपका समीकरण निकल आएगा। ठीक है, ये इससे ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या मिला, अंश में देख लो कॉमन मिल गया ना, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर कॉमन मिल गया, यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ से कॉमन चला गया तो कितना मिला, 1 मिला। अब बराबर के उस तरफ देख लो, तो एक्स प्लस का वाई डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये आंसर शीट आ गई है, लेकिन ये आंसर शीट आई है डी फॉर्म में, डैश फॉर्म में भी निकाल सकते हो, अथवा करके देखो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, यहाँ पर इसको कैसे लिखोगे, डी वाई अपॉन डी एक्स को वाई डैश। ठीक है, और प्लस का 1 बराबर में देख लो एक्स प्लस का वाई, इसे वाई डैश कर लो, डी वाई अपॉन डी एक्स को डैश फॉर्म में लिखा जाता और होल स्क्वायर। तो चाहे आप आंसर शीट डैश फॉर्म में छोड़ो, चाहे डैश फॉर्म में छोड़ो, ठीक है, एक भी नंबर नहीं कटेगा। इसको नोट कर लो, यहाँ पे थोड़ी सी इंक फैल रही है, नोट कर लो, इसको हम रफ करेंगे, अगला उदाहरण हल करवाएंगे। ठीक है, चलो इसको हम रफ करेंगे, उदाहरण 26 की बात करेंगे। आप लोग यहाँ पे डाल लो उदाहरण 26। चलो इसका भी गर्दा उड़वाते हैं, नंबर चेंज कर लो। यहाँ पे पहले पढ़ लो, अवकल समीकरण इतने का विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। तो हमसे क्या मांगा गया है, विशिष्ट हल मांगा गया है। ठीक है, यहाँ पर जो दिया गया है ये शर्त है, इस शर्त का यूज करेंगे किसमें, व्यापक हल में। सबसे पहले आपको व्यापक हल निकालना है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, दिया गया अवकल समीकरण, एक कोटि एक घात का ही आपको मिलेगा। ठीक है, लॉग इंटू में डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर में क्या है, 3x प्लस का 4y। ठीक है, अब इस लॉग को हटाएंगे, इस तरफ लाएंगे, तो ई की घात में आपको ये लिखना है। ठीक है, इतनी तो जानकारी है कि लॉग हटेगा, आपको ई की घात में लिखना पड़ता है। चलो लिखो, ई की घात में 3x प्लस का 4y। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है प्लस, यहाँ से क्या करेंगे, घात को तोड़ लेंगे, गुणे में घातें जुड़ती भी हैं और गुणे में घातें तोड़ते भी हैं। जब आपको जुड़ी जुड़ाई मिल जाए तब आपको तोड़ना है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है ये x का पद हो गया, ये y का पद हो गया। कौन सी विधि यहाँ पर यूज होगी, कौन सी विधि फिट बैठेगी, 9.4 की बैठेगी, चरों को पृथक करने की विधि। ठीक है, 9.5 चेक नहीं करेंगे, 9.6 इसको भी नहीं चेक करेंगे, जो पहले मिल जाए उसी विधि का यूज करके अवकल समीकरण को
हल कर लेना है। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है चरों को पृथक करने की विधि। जब आपको इनटू में दिख रहे हैं पद x और y के, तभी ये विधि आप यूज कर पाओगे। इसका मतलब यही होता है कि y वाला पद आपको dy को देना है और x वाला पद dx को देना है। तो हम देंगे e की घात 4y, किसे देंगे? dy को। तो नीचे आपको लिखना है, लिख लिया ना। अब आपको पता है जब चरों को पृथक करने की विधि हम यूज करते हैं तो dx का क्रॉस इंटू करते हैं, ये भी जानकारी होना चाहिए। तो e की घात 3x इंटू dx। इसके बाद क्या करते हो बताइए? दोनों पक्षों का समाकलन करते हो, तो लिखना पड़ेगा यहाँ पे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, लिख लो दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। इस तरफ आपको सिंबल देना है, तो dy के बटे e की घात 4y बराबर यहाँ पे लिखना। ठीक है, अब आपको समाकलन कर लेना है, व्यापक हल ज्ञात कर लेना है। इसको हम रफ करेंगे, इतना आपको नोट कर लेना है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसका समाकलन कैसे करोगे? अंश का समाकलन होता है, हर का नहीं होता। होता है हर का, लेकिन फार्मूलों के रिलेटिव अगर फलन मिल जाए तब होता है। तो ये कोई फार्मूला नहीं मिला यहाँ पे, तो अंश में लेके चलो तब समाकलन करो इसका। ठीक है, समाकलन अंश का होता है। यहाँ पे अंश पहले से दिया है, चलो इसका भी हो जाएगा, उसका भी समाकलन हो जाएगा। करो e की घात y का e की घात y, लेकिन अवकलन करना है ना, चर चेंज है। तो अवकलन नीचे करोगे कितना निकलेगा? 4y का अवकलन 4 निकलेगा। यहाँ पे आ जाओ, e की घात x का अवकलन e की घात x, इसका भी अवकलन करना है नीचे, क्योंकि यहाँ पर चर चेंज है। कहाँ पे चेक करते हैं? d के पास में x है, यहाँ पे 3x है, तो x और 3x, तो ये चर चेंज है, तभी आपको अवकलन करना है नीचे और c को जोड़ देना है। ठीक है, अब इसको समीकरण 1 डाल लो। ये आंसर शीट निकली है व्यापक हल की। क्या निकली है? व्यापक हल। लेकिन हमको निकालना है विशिष्ट हल, तो शर्त आपको यूज करना है। इसको हम रफ करेंगे। शर्त बताई है, जब और तब से आपको लिखना है। तो यहाँ पे लिख लो, जब x बराबर, यहाँ पे क्या दिया गया है? 0 और y बराबर 0। ठीक है, जब और तब से आपको शर्त को यूज करना है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा समीकरण 1 से। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। जब 0 रखेंगे e की घात 0 मिलेगा, अपान में -4, प्लस यहाँ पे रखेंगे बराबर के उस तरफ देख लो, x का मान रख लो तो 0 मिलेगा ना, अपान में 3 प्लस का c। तो e की घात 0 का मान 1 और माइनस ऊपर दे दो। ठीक है, यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, अब 1/3 को इस तरफ भेज दो, माइनस का हो जाएगा, c का मान निकल आएगा। लघुत्तम ले लो, 12 मिल गया, माइनस का 3 माइनस का 4, तो c का मान मेरे प्यारे बच्चों निकल आया है। यहाँ पे देख लो, माइनस का 4 माइनस का 3 माइनस का 7/12। c का मान उठा के समीकरण 1 में रख लेना है, विशिष्ट हल ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके बाद में आपको लिखना है c का मान समीकरण 1 में रखने पर, रख लो समीकरण 1 में, तो इसी में हम काम कर लेते हैं। ठीक है, चलो इसको हम रफ कर रहे हैं, इतना आपको नोट करना है। समीकरण 1 में हमको c का मान रख लेना है, माइनस का 7/12। ठीक है ना, यहाँ पर 4y है और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 7/12। चाहो तो यहीं पे छोड़ दो, एक भी नंबर नहीं कटेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा अगर यहाँ पर छोड़ देते हो। हमने आपको बताया है समाकलन हो जाए आंसर शीट छोड़ दिया करो, एक भी नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि प्रश्न वाली 9 तलब 4 जब कंप्लीट करवाई ये बात बताए। चाहो तो आप क्या करो, यहाँ पे लघुत्तम ले सकते हो और 4 से काट सकते हो। देखो थोड़ा सा हल कर रहे हैं, की घात -4y अपान -4 कर सकते हो, आपकी मर्जी। 12 मिल गया। ठीक है, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 12 से ज़्यादा ना जाए, 4 बार हो गया ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। यहाँ पे माइनस का 7, अब काट लो, 4 से ये 3, 12 कट गया, 4 3 12। अब इसके बाद आपको पता है क्रॉस इंटू कर दो, 3 का इस तरफ कर दो इंटू और माइनस का इस तरफ कर दो इंटू, तो 3 इंटू e की घात -4y बराबर, यहाँ पे 1 मिलेगा। ठीक है, क्रॉस इंटू कर दो, तो माइनस का 4 e की घात 3x प्लस का 7। चाहे आप आंसर शीट यहाँ पे छोड़ सकते हो।
ठीक है, चाहे पक्षांतर करके छोड़ सकते हो। इसको इस तरफ ले आते हैं, 4e3x प्लस का हो जाएगा प्लस का 3e माइनस का 4y बराबर 7। चाहे आप आंसर शीट यहाँ पे छोड़ दो, कहीं छोड़ सकते हो, चाहे यहाँ पर चाहे यहाँ पर चाहे यहाँ पर, एक भी नंबर नहीं कटेगा। अब इसको हम रफ कर देते हैं। ये तो उदाहरण 26 कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब उदाहरण 27 देख लो। वहां पर हमसे क्या मांगा गया है, बताया गया है अवकल समीकरण इतने को हल कीजिए। ठीक है, हल लिखा है तो आपको पता है, व्यापक हल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पर चेंज कर लो 27। क्या लिखना पड़ेगा, दिया गया अवकल समीकरण, जैसा यहाँ पे मिला है ना ऐसे ही पेपर में आपको मिलेगा। विधि चेक करना है कौन सी विधि यूज होगी, पहले लिख लेते हैं, उसके बाद विधि बताएंगे। तो x dy माइनस का y dx, ठीक है ना, और बाहर इनटू में है y साइन y अपॉन x, ठीक है ना, बराबर में y dx प्लस का x dy, और बाहर है इनटू में x कोस y अपॉन x। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा y अपॉन x, y अपॉन x। कुछ याद आ रहा होगा आपको, बताइए क्या याद आया। समघातीय अवकल समीकरण 9 की बात कर रहे हैं। रूल आपको बताए थे, क्या बताए थे, एक तो बताया था x अपॉन y बराबर b, एक बताया था x अपॉन y बराबर b हो चुका है, y अपॉन x बराबर b, और तीसरा रूल क्या बताया था, y बराबर bx। तो रूल से अगर देखा जाए तो हमने पता कर लिया इस अवकल समीकरण में कौन सी विधि यूज होगी, समघातीय अवकल समीकरण विधि यूज होगी। ऐसे भी पता कर सकते हो, ठीक है। अब इसको हम रफ करेंगे और समघातीय अवकल समीकरण यहाँ पे विधि यूज करके आपको इस अवकल समीकरण को हल कर लेना है। तो क्या करेंगे, dy अपॉन dx का मान पहले निकालो। तो यहाँ पर इंटू कर लेंगे पहले, x इंटू वाई हो गया ना, ठीक है, इंटू में साइन y अपॉन x, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख लो dy एक है, ठीक है, इसका इसमें इंटू करेंगे और पक्षांतर करेंगे, निगेटिव का आ जाएगा x स्क्वायर इंटू में कॉस y अपॉन x, और dy बराबर के उस तरफ देख लो, बराबर के उस तरफ यहाँ पे दिख रहा होगा बाई dx, इंटू करेंगे तो x इंटू वाई कॉस y अपॉन x, dx तो आप कॉमन ले लो, ठीक है। और यहाँ पर देख लो dx कहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है, इंटू कर लो y साइन y अपॉन x का, इसमें तो उस तरफ पक्षांतर करेंगे ना तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का y से y स्क्वायर लिख लेना है इंटू में साइन y अपॉन x, और यहाँ पर आपको क्या लिखना है dx, ठीक है। dy अपॉन dx का मान निकाल लो, तो dy अपॉन dx बराबर dx जो है dy के अपॉन लिखना है, ये ब्रैकेट इसके अपॉन लिखना है, तो x इंटू वाई कॉस y अपॉन x प्लस का y स्क्वायर इंटू में साइन y अपॉन x। अब अपान में देख लो, अपान में इसको लिखेंगे x इंटू वाई साइन y अपॉन x माइनस का x स्क्वायर इंटू में कॉस y अपॉन x, ठीक है ना। अब आपको दिख रहा होगा dy अपॉन dx का मान, तो y अपॉन x, y अपॉन f, y अपॉन x, समघातीय अवकल समीकरण विधि यहाँ पे यूज कर लो। यहाँ पे ये नहीं चेक करना है कि अंश में चर x और y की अधिकतम घात और हर में चर x और y की अधिकतम घात, ये नहीं चेक करना, क्योंकि लिखा नहीं है यहाँ पे कि परिभाषित हो, नहीं लिखा ना, तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, हल करने के लिए, हल करने के लिए तो यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा है y अपॉन x, y अपॉन x, इसी के बराबर b ले लो, ठीक है, ये रूल आपने पढ़ा होगा। अब इसके बाद आपको क्रॉस इंटू करना है, तो y बराबर कितना मिलेगा, bx मिलेगा। अवकलन कर लो, x के सापेक्ष अवकलन आपको करना है, तो dy अपॉन dx बराबर यहाँ पे क्या मिलेगा, फर्स्ट और सेकंड मान लो, फर्स्ट को ऐसे रखेंगे, सेकंड का अवकलन बन होता है, लिखेंगे नहीं, प्लस x सेकंड, ठीक है, हो गया। फर्स्ट का अवकलन कर लो db अपॉन dx। अब ये मान आपको किस में रखना है, समीकरण 1 डाल लो, इसमें रखना है, dy अपॉन dx का मान रखना है b प्लस x db अपॉन dx, और y बराबर आपको bx रख लेना है, और ये भी आपको रख लेना है जहाँ पे y अपॉन x दिख रहा है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा ये मान समीकरण 1 में
रखने पर, तो समीकरण 1 में रख लो, ठीक है। तो dy अपॉन डी एक्स बराबर क्या है, b प्लस एक्स डी बी अपॉन डी एक्स, ठीक है ना, बराबर में बाई यहाँ पे दिख रहा, रख लो बी एक्स, ठीक है ना, कॉस बाई अपॉन एक्स यहाँ से रख लो b। अब यहाँ पे आ जाओ, बाई स्क्वायर है ना, बाई बराबर बी एक्स रखो, तो कितना मिलेगा, बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, साइन यहाँ पे b रख लो बाई अपॉन एक्स के स्थान पे, अपान में देख लो, अपान में यहाँ पे बाई दिख रहा है, रख लो बी एक्स, ठीक है ना, यहाँ पे साइन b आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर एट रख लो कॉस b। ये हो गया। अब आपको पता है बराबर के उस तरफ थोड़ा सा हल करेंगे, उसके बाद b का पक्षांतर करेंगे, इतना आपको नोट कर लेना है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो b प्लस एक्स डी बी अपॉन डी एक्स बराबर, तो यहाँ से अगर देखा जाए अंश में एक्स स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा, मिल गया ना, यहाँ पे b कॉस b मिला, वहाँ पे देखो प्लस का b स्क्वायर साइन b मिला। अब हर में आपको एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेना है, ले लिया ना, ठीक है। यहाँ पे b इंटू में साइन b, माइनस का क्या मिला, कॉस b मिला, ठीक है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल कर लो। इसके बाद क्या होता है, b का पक्षांतर किया जाता है, जब चर कैंसिल होता है उसके बाद b का पक्षांतर किया जाता है। ये स्टेप आपको पता है ना, ठीक है। चलो यहाँ पे देख लो, v कॉस b प्लस का v स्क्वायर इंटू में साइन b बटा v साइन b इंटू में कॉस लिख लेना है b, माइनस का कॉस b, ठीक है, माइनस का b। अब लघुत्तम ले लो, लघुत्तम लेने के बाद हमें चरों को पृथक करने की विधि यूज करना है। इसको हम रफ कर देते हैं, इतना आपको नोट कर लेना है। तो लिखना पड़ेगा एक्स डी बी अपॉन डी एक्स बराबर के, देख लो इस तरफ ले लो, लघुत्तम ले लो v साइन b माइनस का कॉस b, ठीक है। यहाँ पर इसको एटीज रख लो, b कॉस b प्लस का b स्क्वायर साइन b, इसका इसमें इंटू करेंगे, माइनस का b स्क्वायर साइन b मिलेगा ना, ठीक है, माइनस माइनस प्लस का v कॉस b, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा कट्टा पिट्टी करना है, काट लो b कॉस b, ये जुड़ जाएगा b स्क्वायर साइन b, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस जोड़ लो 2b कॉस b। इसके बाद क्या होता है आपको पता है, व्युत्क्रम लेते हैं, क्या लेते हैं, व्युत्क्रम। तो बराबर के इस तरफ रख लो एक्स डी बी अपॉन डी एक्स। अब इसके बाद क्या होता है, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम करने के बाद आपको चरों को पृथक करने की विधि यूज करना है। तो व्युत्क्रम करने पर या लेने पर व्युत्क्रम कर लो, तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, ठीक है। यहाँ पे b साइन b, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो यहाँ पे 2b cos b। अब इसके बाद आपको समाकलन करना है, ठीक है। क्या करना है, समाकलन। बाद में पहले चरों को पृथक करने की विधि आपको लिखना है। यहाँ पर चरों को पृथक करने की विधि, चलो मेरे भाई, अब आपको चर को सेपरेट करना है। सेपरेट क्या करना है, डीबी का क्रॉस इंटू कर दो, आपको दिख रहा है बराबर को उस तरफ सिर्फ और सिर्फ बी चर दिख रहा है, तो डीबी का क्रॉस इंटू कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा चर जो है सेपरेट हो चुके हैं। उसके बाद समाकलन कर देना है, बराबर के इस तरफ डी एक्स अपॉन एक्स लिखना है, तो v इंटू में साइन v माइनस का कॉस b बटे में 2b cos v और यहाँ पे dv। अब इसके बाद आपको समाकलन करना है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर इस तरफ भी आपको सिंबल देना है, बराबर के उस तरफ भी देना है, और इस दो को आगे लिख लेना है और नीचे b cos b और dv। अब यहाँ पर आपको समाकलन करना है, बताएंगे कैसे आपको करना है। देखो बराबर के मेरी तरफ हो ही जाएगा क्योंकि एक घात में log होता है। यहाँ पर कैसे करना है हम आपको बताते हैं। जैसे
आपने पढ़ा होगा ये फार्मूला, कहाँ पढ़ा होगा? 7.2 में पढ़ा होगा। ठीक है, प्रैक्टिस की होगी। तो नीचे वाले का अपकलन करते हैं, अगर ऊपर वाला मिलता है तो लॉग के बाद में आपको मोड में रख लेना है। ठीक है, ये फार्मूला बताता है। अगर हम इसका अपकलन कर दें नीचे वाले का तो ऊपर वाला मिलेगा या नहीं, पहले चेक कर लो। चेक करते हैं, बी के सापेक्ष अपकलन करना है, बी कॉस बी। ठीक है ना, फर्स्ट और सेकंड ले लो। फर्स्ट को ऐसे ही रखेंगे, सेकंड का अवकलन, प्लस सेकंड को ऐसे रखेंगे, फर्स्ट का अपकलन 1 नहीं लिखेंगे, तो माइनस का बी साइन बी प्लस का कितना मिला? कॉस बी। तो यहाँ पे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। उसके बाद लॉग के बाद में लिखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, माइनस बाहर छोड़ेंगे और यहाँ पे माइनस से इंटू कर लेंगे। अब तो ठीक है ना, अब तो मैच हो गया, कॉस बी प्लस का बी साइन बी नेगेटिव का। ठीक है, अब इसका समाकलन हो जाएगा। यहाँ पर आपको लॉग में कर लेना है और यहाँ पर भी आपको लॉग में कर लेना है। -1/2 आईटीडी रख लो और बी कॉस बी और प्लस का सी, बी का मान रख लो। तो बाई अपान एक्स आपने माना था, क्या माना था? बाई अपान एक्स बराबर बी। कहाँ से देख के माना था? बाई अपान एक्स, बाई अपान एक्स। ठीक है ना, तो बाई अपान एक्स के स्थान पर आपको मीन्स बी के स्थान पे बाई अपान एक्स रख देना है। तो देख लो, यहीं पे देख लो, लॉग एक्स बराबर माइनस का 1/2। ठीक है, लॉग और ब्रैकेट में वाई अपान एक्स इंटू में कॉस वाई अपान एक्स और प्लस का सी। ये आंसर शीट आ गई। हमसे कहा गया था कि हल कीजिए, तो आंसर शीट निकली है व्यापक हल में। किस में निकली है? व्यापक हल में निकली है। नोट कर लो, ये कंप्लीट हो गया। आंसर शीट किताब की मैच ना करना, हमने आपको बताया था पहले ही, प्रश्नावली 9.5 में बताया था कि हल करोगे, आंसर शीट किताब की ना मैच करना, जितनी आ जाए उतनी लिख देना। आगे बढ़ते हैं। अब एक उदाहरण बचा है 28, उसका भी गर्दा उड़ा ही देते हैं। तो यहाँ पर पढ़ लो, यहाँ पे बताया अवकल, बताया समीकरण का हल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी हल हमसे मांगा गया है। ठीक है, तो व्यापक हल में ही आंसर शीट निकालना है। तो लिखना पड़ेगा आपको, दिया गया अवकल समीकरण, दिया गया अवकल समीकरण लिख लो। ठीक है, लिखो यहाँ पे tan इनवर्स y माइनस का x इंटू में dy बराबर में 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना, और dx। चलो अब चेक करवाते हैं। जैसे अंश में लिखा है तो 9.6 रैखिक अवकल समीकरण मैच करो। ऐसे ही मैच होता है ना ये, क्योंकि हमें चर देखना पड़ते हैं 2। इसकी बात करेंगे 2y देखना पड़ती हैं। अगर हम इसकी बात करेंगे dx अपॉन dy प्लस का px बराबर q, तो 2x देखना पड़ते हैं अंश में। पहले इसको चेक करना है। तो d के पास में y देखना है, अदर पद में आपको y देखना है। तो 2y आपको यहाँ पे मैचिंग खेलना है। तो d के पास में y है, एक y यहाँ पे दिख रहे, एक y यहाँ पे दिख रहे। कितनी y हो गई बताइए मेरे भाई? y कितनी हो गई? 1 2 3। तो ये रैखिक अवकल समीकरण यहाँ पे यूज नहीं होगा। ये वाला देख लो, अंश में चर x देख लो, d के पास में x, यहाँ पे x, मतलब 2x चेक कर लो। तो d के पास में x है और एक यहाँ पे x है, तो 2x मिल गए। तो ये दूसरा रैखिक अवकल समीकरण यहाँ पे फिट बैठा है। तो फिट बैठा है कहने का मतलब है रैखिक अवकल समीकरण विधि यहाँ पे यूज हो जाएगी। तो क्या करोगे, बनाओगे ना, क्योंकि बराबर के मेरी तरफ 2 पद आपको यहाँ से बनाना है। तो कैसे dy अपॉन dx का मान निकाल लो। तो ऐसे डायरेक्ट आपको चेक करना है, अंश में जब अवकल समीकरण मिल जाए डायरेक्ट 7.6 में जो विधि है ना वो ऐसे चेक करना है जैसे यहाँ पे कर रहे हैं। ऐसे सेम टू सेम पेपर में भी आपको चेक करना है, क्यों पेपर में बताएगा नहीं कौन सी विधि आपको यूज करना है। केवल अवकल समीकरण मिल जाएगा, एक कोटि और एक घात का, जैसे यहाँ पे बता रहे हैं ऐसे ही आपको पेपर में चेक करना है। जब पता चल जाए कि कौन सी विधि यूज होगी, उसी विधि का यूज करके, और व्यापक हल पूछा जाए तो व्यापक हल ज्ञात कर लेना है, अगर विशिष्ट हल पूछा जाए तो विशिष्ट हल ज्ञात कर लेना है।
तो यहाँ पर हमको व्यापक हल ज्ञात करना है। ठीक है, चलो मेरे भाई यहाँ पर करना क्या है, आपको dy/dx का मान निकालना है। तो इसको नीचे भेज दो, tan इनवर्स y, tan इनवर्स y, और माइनस का यहाँ पे क्या है, x है ना, ठीक है। और कौन सी मैच हुई थी, dx/dy, व्युत्क्रम कर लो, क्या कर लो, व्युत्क्रम कर लो, dx ऊपर dy नीचे, तो tan इनवर्स y माइनस का x बटे 1 प्लस का y स्क्वायर। ठीक है, अब लघुत्तम वापस करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें बराबर के मेरी तरफ दो पद चाहिए। दो पद कैसे मिलेंगे, 1 प्लस वाई स्क्वायर इसके बटे लिख लो और इसके बटे लिख लो, तब आपको दो पद मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, तो dx/dy बराबर tan इनवर्स y के बटे आपको लिखना है 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस x के बटे लिखना है 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे d के पास में चर x है, तो x का ही आपको पद इस तरफ लाना है, अंश में देखना है, अंश में, हर से मतलब नहीं है, हर में चाहे चर दूसरा हो, केवल अंश में आपको चर x देखना है, वही पद आपको बराबर के मेरी तरफ लाना है। तो अंश में ये दिख रहा है x, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है, इसी को लाना है, बनाना पड़ेगा आपको रैखिक अवकल समीकरण। तो प्लस का x/1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर tan इनवर्स y/1 प्लस वाई स्क्वायर बन गया ना, दूसरा रैखिक अवकल समीकरण। तुलना करके p और q का मान निकालेंगे, कर लो तुलना, dx/dy प्लस का px बराबर q से करने पर, यहाँ पे लिख लो, तो p बराबर दूसरा पद यहाँ पे देखो, दूसरा पद यहाँ पे देखो, x को छोड़ के बाकी शेष आपको लिख लेना है, बराबर के देख लेना है q, तो tan इनवर्स y के बटे 1 प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है, तो p और q पता चल गया, इसको हम रफ करेंगे, if निकालेंगे, क्या निकालेंगे, if। तो आपको लिखना पड़ेगा समाकलन गुणक, समाकलन गुणक, ठीक है ना, if e की घात में p का समाकलन किसके सापेक्ष करना है, हर में d के पास में चर देख लो, उसी के सापेक्ष समाकलन कर लेना है। तो यहाँ पे देख लो, हर में d के पास y है, तो आपको y के सापेक्ष ही समाकलन करना है p का, ठीक है ना, ठीक है। तो p का मान देख लो, 1/1 प्लस का वाई स्क्वायर dy, ये मेरे प्यारे बच्चों फार्मूला होता है, 1/8 tan इनवर्स x/a, तो a का मान 1 है, लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट tan इनवर्स y कर लो, ये फार्मूला है, a स्क्वायर x स्क्वायर, याद है ना, a का मान नहीं a यहाँ पे बन रख दिया, तो डायरेक्ट हमने tan इनवर्स y लिख दिया, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है, व्यापक हल के लिए फार्मूला लगाना है। चर बताओ किस चर से स्टार्टिंग होगी, अगर y के सापेक्ष अवकलन किया है ना, तो चर x से आपको फार्मूला लिखना है, xif बराबर qif, और यहाँ पर लिखना है dy, लिख लिया ना, ठीक है। अब मान रखो e की घात tan इनवर्स y बराबर में q का मान देख लो, tan इनवर्स y के बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू में e की घात tan इनवर्स y और यहाँ पे dy। तो आपको दिख रहा होगा tan इनवर्स y और यहाँ पे tan इनवर्स y, अगर इसको t मान लो, चाहे इसको मान लो चाहे इसको, तो नीचे वाला मैच हो जाएगा। प्रतिस्थापन विधि का यहाँ पे यूज होगा, ये प्रैक्टिस होना चाहिए कि देखते ही बता दो कि यहाँ पर किस को t माना जाएगा। ठीक है, तो हमको देखते ही पता चल गया कि प्रतिस्थापन विधि का यहाँ पे यूज होगा। फलन को t माना जाता है, 7.2 में ये आपने विधि कंप्लीट की है, तो माना tan इनवर्स y बराबर t, अवकलन करेंगे 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, इस तरफ dy बराबर dt, ये मैच हो गया अपान में। अब आपको दो मान रखना है, बराबर के मेरी तरफ एटीटीज आपको लिख लेना है, बराबर के उस तरफ दो मान रखो, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि जब यूज करते हैं तो दो मान रखना पड़ते हैं, जिसको माना है और जो मैचिंग हुई है। तो t e की पावर t और dt, ठीक है ना। अब आइलेट का यहाँ पे यूज करना है, आइलेट देखो यहाँ पे
बात करेंगे टी की, इसको ए बोलेंगे, और ई की घात टी की बात करेंगे, इसको ई बोलेंगे। तो ए पहले मिल गया और ई बाद में मिल गया, इसको फर्स्ट इसको सेकंड, ठीक है। अब इसको हम रफ करेंगे। अब देख लो यहाँ पे x इंटू ई की घात में 10 इनवर्स y लिख दो, फर्स्ट को एट सेकेंड फलन का समाकलन, माइनस फर्स्ट ब्रैकेट में अवकलन की आंसर शीट और सेकंड ब्रैकेट में समाकलन की आंसर शीट। तो पहले वाले फलन का अवकलन करेंगे 1 मिलेगा, सेकंड फलन का समाकलन करेंगे e की घात t मिलेगा, ठीक है ना, बराबर t इंटू ई की पावर t, माइनस यहाँ से क्या मिला e की पावर t। अब इसका और समाकलन कर लेना है और फिर उसके बाद c को जोड़ देना है। इसको हम रफ करेंगे, ठीक है, इसको भी रफ कर देते हैं। चलो यहाँ पर आपको लिख लेना है t इंटू ई की घात t, इसका समाकलन कर लो, प्लस c हो गया ना, ई की घात t का ई की घात t कॉमन ले लो, तो t माइनस का 1 प्लस c बराबर के इस तरफ क्या चला था x इंटू ई की घात 10 इनवर्स y। अब t का मान वापस रख के छोड़ देना है, क्योंकि यहाँ पर व्यापक हल ही ज्ञात करना है। क्यों? क्योंकि उदाहरण 28 में शर्त नहीं दे रखी है, शर्त नहीं मिली है, तब आपको व्यापक हल ज्ञात करना है। चलो t किसे माना है, 10 इनवर्स y को माना है ना, ठीक है, जहां जहां t है वहां वहां आपको 10 इनवर्स y रख देना है, रख लिया यहाँ पर, ठीक है, छोड़ देना है, किताब का उत्तर मैच ना करना है। तो यहाँ पर आ गया व्यापक हल आ गया, ये उदाहरण भी यहाँ पे कंप्लीट करवा दिए, ठीक है, ये कंप्लीट हो गई अध्याय 9 पर वृत्त प्रश्नावली। अब अगली क्लास में लाएंगे और उड़ाएंगे गर्दा वेक्टर का पाठ 10 पढ़ाएंगे। तो अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना है अपने फ्रेंड सर्किल में। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफी है, धन्यवाद।